हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। चाहिए तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल के ऊपर हम लोग ने एक नया और एक फ्रेश बैच शुरू किया हुआ है हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को, जहां पे हम आप लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक बार फिर आप लोग को सिखा रहे हैं। सही है, एक बार फिर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हम लोग ने सारी चीजें कवर कर रखी है हमारा जो मेन चैनल है जेआर ट्यूटोरियल्स उसके ऊपर। सही है। इसमें हम लोग ने एक नया बैच शुरू किया हुआ है जिसमें हम लोग वापस सारी चीजें आप लोग को सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को आगे के लेक्चर कंटिन्यू में देखने वो जाके हमारे मेन चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी सारे के सारे चैप्टर्स पड़े हुए हैं। सही है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट सर्च करना वहां पे, तो आप लोग को मिल जाएंगे सारी की सारी चीजें वहां पे। सही है, आई गेस लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ाया था मैंने, लास्ट जो लेसन था वो नहीं पढ़ाया था, बट बाकी की सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है और इस बैच में हम लोग उस लेसन को भी इंक्लूड कर देंगे, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है, सही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज इस लेक्चर को। देखो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी और मैंने स्टार्ट किया था हमारे 12th स्टैंडर्ड का 8th लेसन जिसका नाम क्या है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। इसका मतलब हम लोग ने इसके पहले के 7 लेसन कंप्लीट कर रखे हैं। सही बात है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। अगर आप लोग ने कोई भी लेक्चर कोई भी लेसन मिस कर दिया होगा तो देख लेना जरूर से। सही है, एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 7। इसका मतलब ऑलरेडी 6 लेक्चर इस लेसन के भी आ चुके हैं जिसमें मैंने रेस्पिरेशन के साथ साथ सर्कुलेशन भी स्टार्ट कर दिया था लास्ट वाले लेक्चर से। सही बात है, तो मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से आई गेस, ठीक है, मैंने जितना अच्छे से पॉसिबल हो सकता है मैंने हर तरीके से आप लोग को रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन समझाने की कोशिश की है। आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो आज हम लोग ज्यादातर ब्लड के बारे में फोकस करने वाले। लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया हुआ था सर्कुलेटरी सिस्टम। सही है, सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग ने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन कुछ पार्ट्स है। सही है, 3 पार्ट मैंने आप लोग को बताए थे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हार्ट है। सही है, उसके बाद होते हैं ब्लड वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स के बाद हमारा ब्लड। ये 3 मेन कंपोनेंट है जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सही बात है, अब इन तीनों सिस्टम को हमको पढ़ना है, उसके बाद हमारा सर्कुलेशन भी डन हो जाएगा। सही बात है, तो हम लोग ने ब्लड आई गेस स्टार्ट कर दिया था और ब्लड के अंदर कुछ सेल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। प्लाज्मा की बातें हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में कर रखी है। सही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो इसे जरूर से जाकर डाउनलोड कर लेना हमारे प्ले स्टोर के ऊपर से। प्ले स्टोर के ऊपर जाना, सर्च करना, वहां पे जेआर ट्यूटोरियल्स, आप लोग को वहां पे टॉप रैंकिंग में एक एप्लीकेशन मिलेगी, उसे डाउनलोड कर लेना। 12-13 MB की एप्लीकेशन है, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें आप लोग को नोट्स मिलने वाले हैं, इसमें आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। मैं खुद प्रैक्टिस बनाने वाला हूं क्वेश्चन पेपर आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए। सही है, तो वो जरूर से डाउनलोड करके रख लेना। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है, सही है, पूरे बायोलॉजी के थ्रू कोई डाउट होता है, कोई भी मुझसे अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आके, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है, आप वहां पे आके मुझसे बातें कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलेगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो लेक्चर स्टार्ट करने के टाइम पे ही मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग ने हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ह्यूमंस का स्टार्ट किया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, कि हमारे जो ब्लड है वो हमेशा वेसल्स के अंदर फ्लो होंगी। सही है, अनलाइक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता था, जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं बच्चों वो पूरे बॉडी के अंदर फ्लो होते हैं। जैसे फाउंटेन नहीं होता, फाउंटेन वो पानी ऐसे ही बिखेर देता है, वैसे ही हमारे बॉडी में एक छोटी सी ब्लड वेसल होगी, ठीक है, मतलब हमारे तो नहीं, जिसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसके अंदर एक छोटी सी ब्लड वेसल होगी और वो ब्लड वेसल क्या करेगी, पूरे के पूरे ब्लड को बॉडी के अंदर ऐसे ही फैला देगी, जिसमें उनका जो ब्लड होगा वो किसी ट्यूब के थ्रू नहीं जाएगा। समझ में आई बात, इस चीज को हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते थे। हमारे अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है भैया, हमारे अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका मतलब हमारा हर एक ब्लड, हमारे बॉडी का हर एक ब्लड किसी ना किसी कैपिलरीज या फिर किसी ना किसी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा होगा, वो बाहर कहीं भी बॉडी के अंदर फ्लो नहीं हो रहा। अब इसका फायदा क्या है, देखो इसका फायदा ये है कि हमारे बॉडी के अंदर, देखो हार्ट यहां पे होता है, अब हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसे ब्रेन तक भी पहुंचाना है, टोस तक भी पहुंचाना है। अब देखो नीचे लोअर पार्ट में तो इजीली पहुंच जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। सही है, ग्रेविटी रहेगी तो वो नीचे भी पहुंच जाएगा ब्लड। सही है, लेकिन अगर मेरे ब्रेन तक मुझे ब्लड पहुंचाना है तो मुझे एंटी ग्रेविटी फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो उस ब्लड को मैं अपने ब्रेन तक पहुंचा सकता हूं। जिसकी वजह से बच्चों ब्लड प्रेशर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ब्लड के अंदर प्रेशर नहीं होगा तो उस प्रेशर से आपका ब्लड ऊपर की तरफ जा नहीं पाएगा। और ये ब्लड प्रेशर कब अचीव होता है, जब आप किसी भी चीज को किसी पाइप के थ्रू ट्रेवल करा। मान लो फॉर एग्जांपल आपके घर में आप फ्लोर के ऊपर ऐसे ही पानी फेंक दो तो वो स्लो स्पीड से आगे जाएगा। वहीं अगर आप एक पाइप लगा दो और उसके अंदर से पानी को पास कराओ तो वो ज्यादा स्पीड से, ज्यादा प्रेशर के थ्रू आगे जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है, दैट्स व्हाई क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स ने अडेप्ट किया। सही बात है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर 3 सबसे मेन कंपोनेंट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के। एक है हमारा हार्ट, ठीक है, उसके बाद है हमारे ब्लड वेसल्स एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अवर ब्लड एक्चुअल में, ठीक है। एंड
इसका काम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है कि कोई भी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। बताया था ना मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में कि आपके बॉडी में कोई भी चीज को अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है, यहां से वहां लेकर जाना है, तो उसके लिए आपके बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड का यूज किया जाता है। कोई भी चीज हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, सही है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो हार्मोन हो, चाहे वो आयंस हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, हर एक चीज आपके ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफर होगी। सही बात है। तो इन तीन कंपोनेंट का हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। फिर हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था बच्चों ब्लड के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान से सुनेंगे, अब इसके आगे सारी बातें एकदम ध्यान से सुनेंगे, जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सही है। ब्लड जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, दो मेन चीजों से मिलकर आपका ब्लड बना हुआ है। अगर मैं बात करूं सबसे पहला बच्चों लिक्विड पार्ट, ठीक है, हमारे ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है और एक कुछ सेल्स है। हमारा ब्लड जो है उसमें कुछ लिक्विड पार्ट है और कुछ उसमें क्या है, सेल्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं लिक्विड पार्ट की बात करूं तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड के जो लिक्विड पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग ने सीखा हुआ है। दिस इज द लिक्विड पार्ट। ठीक है, कौन से कलर का होता है प्लाज्मा? अगर हम लोग ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो एक्चुअल में बच्चों वो येलो कलर या फिर स्ट्रॉ कलर का होता है। स्ट्रॉ कलर समझते हो ना? स्ट्रॉ कलर मतलब हल्का येलो, एकदम हल्का येलो। जैसे मान लो ये वाला कलर, ये भी थोड़ा सा डार्क ही येलो है बच्चों, बट इससे भी हल्का कलर होता है स्ट्रॉ कलर। तो स्ट्रॉ कलर का मतलब क्या होता है, एकदम लाइट येलो कलर। तो एकदम लाइट येलो कलर का आपका प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा। कितना होता है ब्लड प्लाज्मा? आपके टोटल, अगर आपका टोटल ब्लड 100% है तो आपका ब्लड प्लाज्मा ऑलमोस्ट 55% होता है। समझ रहे हो? ऑलमोस्ट 55% आपका ब्लड प्लाज्मा होता है। सही बात है। अब आप लोग सोचोगे कि सर अगर हमारा ब्लड प्लाज्मा येलो कलर का होता है तो हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का क्यों दिखता है? इट इज बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट, इट इज बिकॉज ऑफ अ सेल जो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, दैट इज आरबीसी। समझ रहे हो? रेड ब्लड सेल। बात करेंगे उसके बारे में भी हम लोग। फिर मैंने आपको बताया प्लाज्मा की कहानी। प्लाज्मा में अगर हम लोग बात करें तो 90% प्लाज्मा में 90% तो सिर्फ क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं ना कि पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर पानी का 1-2% भी कम हुआ तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, बहुत ही स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है हमारे बॉडी के लिए। समझ में आई बात? ठीक है। सो ऑलमोस्ट 90% आपका ब्लड प्लाज्मा किससे बना है? वाटर से बना हुआ है। और कुछ कुछ इसमें 2 to 6% प्रोटीन्स लगे हुए रहते हैं। अब प्रोटीन्स के बारे में हम लोग ने बातें ऑलरेडी कर रखी है, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, मैंने आप लोगों को सब बताया हुआ था ना। तो कुछ कुछ इसमें प्रोटीन्स भरे होते हैं। सही है। अब आप लोग बोलोगे सर ये 90% है, ये 2 से 6% है, तो बाकी के 2% कहां गए? बाकी के 2-3% कहां गए भैया? तो देखो इसके अंदर आयंस भी होते हैं, इसके अंदर हार्मोन्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है बच्चों। इसके अंदर गैसेस भी है, आपका ऑक्सीजन है, इसके अंदर आपका CO2 है। समझ में आ रही बात? ठीक है। इसके अंदर आपका ग्लूकोज भी है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके इस ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर रहती हैं, जिनका एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। सही बात है। तो ये हो गई आपके ब्लड प्लाज्मा की कहानी। इतनी बातें तो हम लोग जान चुके हैं। सही बात है। अभी हमको जाननी है बच्चों कुछ सेल्स की कहानी। देयर आर सम सेल्स, या फिर इसे ही हम लोग फॉर्म्ड एनिमल बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। सेल्स की कहानी। ब्लड आपका 2 चीजों से बना है, एक आपके लिक्विड पार्ट और एक आपके सेल वाले पार्ट। सेल को ही हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब 3 प्रकार के टोटल सेल हमें देखने हैं। एक है आपका रेड ब्लड सेल, RBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल कह लो, रेड ब्लड कॉर्पसल कह लो। ठीक है, आपके बॉडी में आपके बुक में कॉर्पसल्स भी लिखा हुआ है। कॉर्पसल्स का मतलब भी सेल ही होता है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो या तो आप इसे रेड ब्लड सेल कह लो। अच्छा, इसे ही हम लोग बच्चों ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। सॉरी, ल्यूकोसाइट नहीं, इरिथ्रोसाइट। इसे ही हम लोग इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट क्यों कह रहे हैं भैया? इरिथ्रो का मतलब होता है रेड कलर। रेड कलर के पिगमेंट्स को हम लोग जनरली बायोलॉजी में इरिथ्रो वर्ड से ये करते हैं, मतलब उसका नाम देते हैं इरिथ्रो। सही बात है। जैसे आप लोग ने बहुत जगह देखा होगा, प्लांट्स में देखा होगा, इरिथ्रोकाइनेसिस करके एक पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर जो रेड कलर देता है। सही है। फिर एक रेड एल्गी होते हैं, रेड एल्गी के अंदर भी ये इरिथ्रो नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो रेड कलर दिखाते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इरिथ्रो वर्ड है वो हमेशा रेड कलर को दिखाता है। ठीक है, रेड कलर को बताता है। और आपका जो साइट है, साइट का मतलब होता है सेल। सही है। तो रेड कलर के सेल यानी आपके आरबीसी। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है आपके व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स।
WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या फिर व्हाइट ब्लड सेल, इन्हें ही हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट, ठीक है। देखो इनका नाम है WBC, मतलब व्हाइट ब्लड सेल इनका नाम है, बट एक्चुअल में ये लोग कलरलेस होते हैं। एक्चुअल में ये व्हाइट कलर के नहीं होते, एक्चुअल में क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। बट बायोलॉजी में हम लोग जो भी चीज कलरलेस होती है उसको हम लोग व्हाइट बोल देते हैं, सही है। दैट्स व्हाई ये जो ल्यूको वर्ड है, इस ल्यूको वर्ड का नाम भी होता है कलरलेस। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, सही है। तो ल्यूकोसाइट मतलब क्या, कलरलेस वाले सेल्स, सही है। और जो लास्ट सेल है, लास्ट सेल है, एक्चुअल में ये सेल है भी नहीं, जिन्हें हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। लास्ट आर द प्लेटलेट्स, जिन्हें हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहने वाले हैं, समझ रहे हो, जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे आज, थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे। क्लियर है। दीज आर नॉट अ सेल, ये बच्चों सेल्स के टुकड़े हैं, छोटे छोटे सेल्स के टुकड़े हैं। एक बड़ा सेल होता है मीगोकार्यसिस नाम का, उसके छोटे 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 टुकड़े होते हैं आपके प्लेटलेट्स। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो सब क्या बात हुई अभी तक कि आपका जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ज्यादातर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट है, जो कि एक लिक्विड पार्ट है। कितना प्रेजेंट है, 44%, सॉरी 55%। अगर ये 55% है तो आपका सेल्स कितने हो गया, ऑलमोस्ट 45%, ऑलमोस्ट क्या 45% ही हुए ना, सही है। तो ये आपका ब्लड के अंदर आपके दैट इज प्लाज्मा कितने प्रेजेंट है, 55% प्रेजेंट है। एंड आपका फॉर्म एलिमेंट यानी सेल्स कितने प्रेजेंट है, 45 प्रेजेंट है, सही है। अब अगर मैं बात करूं, सेल्स तीन प्रकार के हैं, तीन प्रकार के सेल हमारे ब्लड में देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला है RBC यानी रेड ब्लड सेल, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इरिथ्रोसाइट। अब सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में इरिथ्रोसाइट ही प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में इरिथ्रोसाइट ही प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है, अगर मेल की बात करूं बच्चों, आगे लिख के दिया है मैंने, टेंशन मतलब, बट अगर मैं मेल की बात करूं तो 5.1 से लेके 5.8 मिलियन, कितना, पर mm³, समझ रहे हो, कितना इरिथ्रोसाइट हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, 5.1 से लेके 5.8 मिलियन, समझ रहे हो, मिलियन समझते हो ना, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, सही है। तो कितने लाख हो गए, ऑलमोस्ट 51 लाख से लेके 58 लाख तक आपके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होंगे पर mm³। mm³ समझते हो, जैसे 1 सेंटीमीटर है, तो अगर 1 सेंटीमीटर को आप और 10 पार्ट में डिवाइड करोगे, और छोटे छोटे 10 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो उन एक पार्ट को बच्चों हम लोग 1 mm बोलते हैं, सही बात है ना। एक पार्ट को, जो आपके 1 सेंटीमीटर के जो 10 पार्ट हैं, वो 10 पार्ट क्या है, दीज आर द 10 mm, सही है। तो अगर आप 1 mm का एक क्यूब बनाओगे, मान लो 1 mm का आप क्या बना लो, एक क्यूब बना लो जो कि 1 mm का है, तो इस 1 mm के क्यूब के अंदर, समझ लो 1 mm का क्यूब मतलब क्या, कि इतना भी 1 mm होगा, यहां से इसका ब्रेथ भी 1 mm होगा, इसका हाइट भी 1 mm होगा, समझ रहे हो। मतलब मैंने एकदम छोटा सा एक क्यूब बनाया है जो कि 1 mm का है, उसके अंदर जितना भी ब्लड आएगा, उतने ब्लड में कितना प्रेजेंट होगा आपका इरिथ्रोसाइट आरबीसी, दैट इज 5.1 से लेके 5.8 मिलियन। समझ में आ रही बात। सो 5.1 से लेके 5.8 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होते हैं आपके पर mm³ प्रेजेंट होते हैं आपके बॉडी में। ये मेल की बात हो गई। अगर फीमेल की बात करें तो 4.8 से लेके 5.1 या 5.2 रहता है, 5.2 मिलियन यहां लिख रहे हैं ना, पर mm³, समझ रहे हो। तो सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, इरिथ्रोसाइट ही, इरिथ्रोसाइट ही ज्यादातर प्रेजेंट है आपके सेल्स के अंदर। दैट्स व्हाई, इसकी वजह से ही जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखता है। अब रेड कलर आरबीसी क्यों देता है भैया, आरबीसी के अंदर ऐसा क्या है जो उसे रेड कलर दिखाने पे मजबूर कर रहा है। एक्चुअल में आरबीसी के अंदर बच्चों एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, सही है। अभी रेस्पिरेशन वाले ही चैप्टर में, जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोगों को हीमोग्लोबिन के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, सही है। तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कहां प्रेजेंट होता है, आपके आरबीसी के अंदर। समझ में आई बात, ठीक है। हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ है, 2 चीजों से बना हुआ है। एक हीम पार्ट, हीम पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयन। तो आयन की वजह से ही ये रेड कलर देता है, समझ रहे हो। आयन हमेशा, आयन जहां पे भी प्रेजेंट होगा, आपका Fe यानी आयरन जहां पे भी प्रेजेंट होगा, वो हमेशा रेड कलर देगा, सही है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो मार्स प्लेनेट है, ठीक है, जो मार्स प्लेनेट है उसके, वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है, उसको रेड प्लेनेट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि मार्स प्लेनेट पर रेड आयरन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दैट्स व्हाई हमें रेड कलर का दिखता है, समझ रहे हो। इसी तरीके से हमारे ब्लड में भी ये पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारा ये पिगमेंट किस तरीके का दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है, सही है। अब इसमें मैंने ये जो ऊपर 4 गोले बनाए हैं, दीज आर द हीम ग्रुप, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द हीम ग्रुप, सही बात है। और ये जो छोटे छोटे मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, दीज आर द ग्लोबिन। अगर आप लोग ने पहले वाली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, दीज आर द ग्लोबिन मॉलिक्यूल,
सही है। अब ग्लोबिन किससे बना है? ग्लोबिन आर द प्रोटीनेशियस, सही है, प्रोटीन से बने हुए हैं। जनरली यहाँ वहां के प्रोटीन इनको बना देते हैं। दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, दो प्रकार के ग्लोबिन भी होते हैं इसीलिए, सही है। यहाँ वाला जो दो है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा ग्लोबिन, यहाँ वाले जो होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं बीटा ग्लोबिन, सही है। और ये दो अलग अलग आरएनए से बनते हैं। आरएनए से क्यों बन रहा है आप लोगों को पता है ना, कि प्रोटीन हमेशा डीएनए से ही बनते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा है ना आप लोग ने, कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, सही बात है। सो ये आपके हीमोग्लोबिन है। और ये हीमोग्लोबिन कहां पे प्रेजेंट है? ये आपके हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है आरबीसी के अंदर। दैट्स व्हाई आपका जो आरबीसी है वो रेड कलर का दिखता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी की, देखो डब्ल्यूबीसी की बात करें तो सबसे कम प्रेजेंट होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी। सबसे कम आपके ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं? डब्ल्यूबीसी। कितने कम प्रेजेंट होते हैं? 5000 से लेके, ठीक है, 5000 से लेके 11000 तक पर एमएम क्यूब। समझ रहे हो? यहां पे देखो कितने प्रेजेंट है, 50 लाख प्रेजेंट है। समझ रहे हो? 5.1 से 5.8 मिलियन तक प्रेजेंट थे। बट अगर मैं ल्यूकोसाइट की बात करूं, यानी आपके डब्ल्यूबीसी की बात करूं, व्हाइट ब्लड सेल की बात करूं, तो वो सिर्फ कितने प्रेजेंट है? 5000। के समझते हो ना, के मतलब 1000। तो 5000 से लेके 11000 प्रेजेंट हो सकते हैं एक पर्सन के अंदर, दैट इज पर एमएम क्यूब में। समझ रहे हो? एक एमएम क्यूब के अंदर, एक एमएम क्यूब ब्लड के अंदर, दैट इज 5K से 11K आपके ये प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट हो सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट भैया ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा है ना कम है, ठीक है। कितने प्रेजेंट होते हैं? ये ऑलमोस्ट 2.5 से लेके 2.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक, ठीक है। एक बार चेक कर लेना सही है कि नहीं जो मैं बता रहा हूं, सही होगा, ठीक है। सो 2.5 लाख से लेके दैट इज 4.5 लाख पर एमएम क्यूब, इतना ज्यादा प्रेजेंट होता है आपके प्लेटलेट्स। क्लियर है? सो ये डाटा आप लोग को पता होना चाहिए, कौन कितना प्रेजेंट है वो आप लोग को पता होना चाहिए। क्लियर है? अब आ जाओ, एक एक को थोड़ा थोड़ा अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों रेड ब्लड कॉर्पसल्स की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट की, सही है। अब इसके बारे में बहुत सारी चीजें पहले हम लोग कुछ अपने से समझते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिख कर लाई हैं, इसको हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग कुछ अपने से चीजें समझते हैं कि आखिरकार रेड ब्लड सेल होता क्या है। तो आ जाओ, हेडिंग डाल दो आरबीसी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों आरबीसी की, तो इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप बच्चों हमेशा बाय कॉन्केव देखने के लिए मिलता है। कैसा? बाय कॉन्केव, मतलब अगर आप साइड से देखोगे आरबीसी को, अगर आप साइड से देखोगे आरबीसी को, तो कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। दिस इज द बाय कॉन्केव साइज, समझ रहे हो? बाय कॉन्केव, समझ रहे? ये आपका बाय कॉन्केव स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक और चीज कि ये बच्चों ई न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। खाली कैमल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आपके बुक में लिखा हुआ है, सही है। बट हमारे जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर बच्चों? कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। कुछ ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे अमाउंट में क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और इन पिगमेंट्स की वजह से ही आपका जो आरबीसी है वो रेड कलर का दिखता है। व्हाट आर दीज? दीज पिगमेंट्स आर हीमोग्लोबिन। These pigments are hemoglobin। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग को समझना है कि एक्चुअल में ये जो आरबीसीज हैं ये बनते कैसे हैं और ये कहां पे बनते हैं, सही है। तो देखो, जितने भी आरबीसीज हैं, और आरबीसी क्या, जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, सारे के सारे सेल, ध्यान से सुनना, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, सारे के सारे सेल बनते हैं बच्चों रेड बोन मैरो में। कहां पे बनते हैं? रेड बोन मैरो में। क्या होता है रेड बोन मैरो? सुनो ध्यान से। मान लो सपोज दिस इज योर बोन, सपोज ये क्या है? आपकी बोन है, सही है, ये आपका बोन है। इस बोन में बच्चों ये जो सेंटर वाला रीजन दिख रहा है, अगर आप इस बोन को तोड़ोगे, आपको पता है कि आपकी जो बोन होती है वो अंदर से हॉलो होती है, अंदर से खोखली होती है, सही है। मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर इस बोन को आप तोड़ोगे तो इसके अंदर आपको बच्चों बीच में येलो येलो कलर के स्ट्रक्चर दिखेंगे। ऐसे बीच में आपको ऐसे कुछ येलो कलर के स्ट्रक्चर देखेंगे इसके सेंटर में, ठीक है, ऐसे येलो कलर के स्ट्रक्चर देखेंगे, सही है। और इसके एंड वाले साइड पे यहां पे कुछ रेड कलर के स्ट्रक्चर दिखते हैं, दिख रहा है? अगर आप कोई भी बोन को खोलोगे अपने बॉडी की, तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें बीच में आपको कुछ येलो कलर के सेल्स देखने के लिए मिलते हैं, और एज पे आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? दैट इज रेड कलर के स्ट्रक्चर। ये जो बीच वाले स्ट्रक्चर हैं बच्चों, इन्हें हम लोग कहते हैं दीज आर द येलो बोन मैरो। दीज आर द येलो बोन मैरो,
समझ रहे हो, ठीक है। और ये जो साइड साइड में रेड कलर के स्ट्रक्चर है, दीज आर द रेड बोन मैरो, समझ रहे हो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब एक्चुअल में जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो आपका आरबीसी हो, चाहे वो आपके डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो आपके प्लेटलेट्स हो, सबका फॉर्मेशन कहां पे होता है? रेड बोन मैरो में होता है। कहां पे होता है? आपके रेड बोन मैरो में, सही है। तो रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या है? रेड बोन मैरो का सिंपल सा फंक्शन है कि आपके बॉडी में जितने भी आरबीसीज है उनका फॉर्मेशन करना, ठीक है। आरबीसीज का फॉर्मेशन करना ही हमारे रेड बोन मैरो का काम है, सही है। अब सवाल आता है भैया कि ये येलो बोन मैरो क्या करता है? येलो बोन मैरो बच्चों एक्चुअल में कुछ नहीं करता। अडल्ट बॉडी में नॉर्मल कंडीशन में आपका येलो बोन मैरो कुछ भी नहीं करता। तो एक्चुअल में ये है क्यों? देखो, जब हम छोटे रहते हैं, जब हम न्यूली बॉर्न होते हैं, नए नए पैदा होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा येलो बोन मैरो इतना नहीं डेवलप होता। हमारे बॉडी में, हमारे बोन्स के अंदर येलो बोन मैरो नहीं होता, सही है। पूरा का पूरा रेड बोन मैरो होता है उस टाइम पे, सही है। उस टाइम पे हमारे बॉडी को ब्लड बनाने की ज्यादा जरूरत है, हमारी बॉडी ज्यादा एक्टिवेटेड होती है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी फटाफट मतलब ज्यादातर क्या बनाती है? ब्लड बनाती है। इसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा क्या होता है? रेड बोन मैरो। बट जैसे 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 हम बड़े होते, जैसे जैसे हम बड़े होते, ये बीच वाला पार्ट क्या हो जाता है? क्या बन जाता है? येलो बोन मैरो बन जाता है, क्लियर है। और येलो बोन मैरो का अभी तक मतलब ज्यादा यूज नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में। बट अगर किसी केस में, ठीक है, आप लोग देखा होगा, अगर किसी केस में किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, सपोज करो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, भगवान करे, बट हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच रहे, तो किसी केस में बच्चों किसी पर्सन का अगर क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी से ब्लड बहुत ही ज्यादा बहेगा, सही है। उसके बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। उस कंडीशन में उसकी बॉडी को ब्लड की जरूरत है, मतलब उसके रेड बोन मैरो को फटाफट आरबीसी बनाना पड़ेगा, फटाफट डब्ल्यूबीसी बनाना पड़ेगा, फटाफट प्लेटलेट्स बनाना पड़ेगा, सही है। आपका वाटर कहां से आएगा? प्लाज्मा से, सही है। प्लाज्मा से वाटर आएगा, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से, वहां से आपका वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, प्लाज्मा बन जाएगा। बट आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहां से आएंगे? आपके रेड बोन मैरो से। तो अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है, तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी को एकदम सडन नीड होगी किसकी? आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की, सही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में बच्चों आपका ये जो रेड बोन मैरो है ना, आपका ये जो येलो बोन मैरो है ना, ये येलो बोन मैरो कन्वर्ट हो जाता है रेड बोन मैरो में, सही है। आपका ये जो येलो बोन मैरो है, दिस येलो बोन मैरो आर गेट कन्वर्टेड इनटू रेड बोन मैरो, समझ रहे हो? ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये फटाफट क्या करने लगते हैं? ब्लड का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, सही में। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में आपको इतनी ब्लड की जरूरत नहीं थी, तो थोड़े से रेड बोन मैरो भी चलते। बट एक ऐसी कंडीशन, एक स्ट्रेस वाली कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है, तो उस कंडीशन में आपको ब्लड की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा आरबीसी बनाने की जरूरत है, तो आपके सारे के सारे जो येलो बोन मैरो है वो वापस कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? रेड बोन मैरो में, समझ में आई बात? तो ये आपका एक यूज है किसका? येलो बोन मैरो का। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा कोई यूज नहीं होता। अगर आप नॉर्मली हो, ठीक है, नॉर्मली आपका बॉडी से ब्लड ज्यादा लॉस नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे आपके येलो बोन मैरो में ज्यादा कोई फंक्शन नहीं देखने के लिए मिलता। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, कैसे फॉर्मेशन होता है? मान लो ये आपका रेड बोन मैरो है। मैं एक ऐसा जगह बना देता हूं, मान लो दिस इज द रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, समझ रहे हो? अब रेड बोन मैरो में बच्चों यहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को हम लोग कहते हैं स्टेम सेल्स। सुना है नाम? इन सेल्स को हम लोग कहते हैं दीज आर द स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स क्या है? अगर आप जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता रहा हूं। स्टेम सेल्स बच्चों ऐसे सेल्स को कहा जाता है जो कितनी भी बार सेल डिवीजन कर लें वो कभी रुकेंगे नहीं, मतलब उनके पास सेल डिवीजन की एबिलिटी कभी खत्म नहीं होगी। वो हमेशा सेल डिवीजन करते हैं, हमेशा सेल डिवीजन करते हैं, समझ रहे हो? तो वो हमेशा सेल डिवीजन करते हैं और वो कभी भी अपनी सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं खो सकते। समझ में आई बात? ऐसे सेल्स को हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं, जो हमेशा सेल डिवीजन करते हैं, हमेशा माइटोसिस करते हैं, हमेशा माइटोसिस करते हैं, सही है? और समझ में आई बात? अच्छा, जब भी एक सेल आपका माइटोसिस करेगा, तो मान लो इसने माइटोसिस किया तो दो सेल बन गया, एक सेल और ये दूसरा सेल, सही है? तो होता क्या है, इसमें से जो एक सेल है बच्चों, ये वाला सेल, ये वापस स्टेम सेल बन जाएगा, सही है? और ये जो एक सेल बचा, ये वाला जो सेल बचा, ये आगे जाएगा ब्लड, मान लो आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आगे चल के ये आरबीसी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, समझ रहे हो? तो इससे आपके स्टेम सेल्स के नंबर भी मेंटेन रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके एक स्टेम सेल से दो सेल बने और दोनों से आरबीसी बन गया तो भैया लो स्टेम सेल ही खत्म हो गए। लेकिन स्टेम सेल्स खत्म नहीं होते हमारे बोन मैरो में, हमेशा जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सही बात है? तो इसमें से क्या होगा, जब आपका एक स्टेम सेल जब दो में डिवाइड होगा तो ये एक सेल वापस किस में आ जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, वापस स्टेम सेल बना लेगा,
आगे आगे की फॉर्मेशन के लिए, और उसमें से एक सेल आगे चल के क्या हो जाएगा, आरबीसी बनाएगा। ठीक है, तो मान लो आपका ये जो सेल है ये आगे चल के आरबीसी बनाने वाला है। तो इस सेल को हम लोग कहेंगे बच्चों, इस सेल को ध्यान से सुनेंगे, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहां से ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ये जो सेल है, अब ये सेल क्या करेगा, ये जो सेल है ये वाला, अब ये जो सेल है ये क्या करेगा, आगे चल के आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा। तो इसे हम लोग कहेंगे बच्चों इरिथ्रोब्लास्टिन। इरिथ्रोब्लास्टिन, समझ रहे हो, ब्लास्टिन गलत हो गया स्पेलिंग, इरिथ्रोब्लास्टिन। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टिन मतलब क्या, इरिथ्रोब्लास्टिन बच्चों वो सेल है, इरिथ्रोब्लास्टिन वो सेल है जिससे आगे चल के क्या होने वाला है, दैट इज आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। सही है, तो मान लो ये आपका रेड बोन मैरो था, आजा भाई, और यहां से आपकी एक ब्लड वेसल आई है, ये दिस इज द ब्लड वेसल। सही है, तो यहां से जितने भी आरबीसी है वो बन बन के कहां जाएंगे, आपके रेड बोन मैरो में जाएंगे। तो यहां से मान लो ये आगे चल के कन्वर्ट हुआ, ये जो सेल है ये आगे चल के कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, आपके आरबीसी जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर में। सही है, तो इसका फॉर्मेशन भी कहां पे होगा, रेड बोन मैरो में, इसका मैच्योराइजेशन भी कहां पे होगा, रेड बोन मैरो में। सही है, तो ये सेल मैच्योर भी कहां पे होता है, रेड बोन मैरो में होता है, और फॉर्मेशन भी रेड बोन मैरो में होता है। इसके इस फॉर्मेशन की प्रोसेस को आपके सेल, इस फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों इरिथ्रोपोइसिस। समझ रहे हो, इरिथ्रोब्लास्टिन क्या है, इरिथ्रोब्लास्टिन इज द सेल जो आगे चल के आरबीसी बनने वाला है। इरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। समझ रहे हो, आरबीसी बनाने की जो प्रोसेस है, जो हम लोग कह सकते हैं सिंथेसिस है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इरिथ्रोपोइसिस। अब होता क्या है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है क्या, नहीं, डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट होता, इसके ऊपर एक हार्मोन आके लगता है, इसके ऊपर एक हार्मोन आके लगता है जिसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइटिन। समझ रहे हो, इरिथ्रोपोइटिन वो हार्मोन है जो इसके ऊपर आके लग रहा है, इरिथ्रोपोइसिस वो प्रोसेस है जिससे आगे चलकर आरबीसी आपका फॉर्मेशन हो रहा है, इरिथ्रोब्लास्टिन वो सेल है जो आपका आगे चल के आरबीसी बना रहा है। सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। आई नो सबके नाम थोड़े से सिमिलर से हैं, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकती है बट आपको नहीं होना है क्योंकि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो। सही है, तो देखो ध्यान से क्या बोला मैंने, जो सेल आपका आगे चल के आरबीसी बनेगा, जो आपका सेल आगे चल के आरबीसी बनेगा, मान लो ये सेल आगे आपका आगे चल के आरबीसी बनने वाला है, तो इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द इरिथ्रोब्लास्टिन। ब्लास्टिन वो सेल है जो आगे चल के आरबीसी बनाएगा। इसकी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। लिख दें यहाँ पे, कहीं पे लिख दें, चलो लिख देते हैं, हाँ लिखे, यहाँ लिख देते, इरिथ्रोपोइसिस। समझ रहे हो, इरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या, इरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस इज, यहां लिख दे, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। क्लियर है, आरबीसी बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। सही है, इस इरिथ्रोब्लास्टिन पे आके एक हार्मोन लगता है बच्चों जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, पोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो आके लग रहा है इस इरिथ्रोब्लास्टिन पे। इस हार्मोन को बनाता कौन है, इस हार्मोन को बनाता है बच्चों किडनी। समझ रहे हो, ये जो हार्मोन है, ये वाला जो हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन, इसको बनाता कौन है, इसे बनाता है बच्चों किडनी नामक ऑर्गन। पता ही होगा आप लोग को, तो किडनी नामक ऑर्गन इस इरिथ्रोपोइटिन को बनाता है। सिर्फ यही नहीं लगता, और कुछ विटामिन भी लगते हैं, 2 विटामिन लगते हैं बच्चों, एक विटामिन B12 और एक विटामिन B9। समझ रहे हो, एक विटामिन B12 और एक विटामिन B9। समझ रहे हो, ये सारे आके लगते हैं किसके ऊपर, आपके सेल्स के ऊपर, जिसके वजह से आपका ये सेल कन्वर्ट हो पाता है। समझ रहे हो, फॉलिक एसिड भी लगता है और भी बहुत सारी चीजें, बट मेनली क्या लगता है, एक आपका विटामिन B12 और एक आपका विटामिन B9। इसीलिए हम लोग कभी कभी कहते हैं कि विटामिन B12 की कमी से बच्चों एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब क्या, ब्लड की कमी। समझ रहे हो, ब्लड लॉस हो रहा है, अगर आपके बॉडी में ब्लड कम हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया। होता क्या है, देखो ये जो दोनों सेल हैं, इस दोनों सेल की वजह से आपका आरबीसी, ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी मैच्योर हो पाता है। अगर ये आरबीसी मैच्योर नहीं होता, अगर मान लो आपको ये 2 विटामिन नहीं मिलते और अगर आपका आरबीसी मैच्योर नहीं होता, तो ये जो बोन मैरो है ना, ये बोन मैरो कभी भी इमेच्योर आरबीसी को भेजेगा ही नहीं ब्लड में। समझ रहे हो, तो ये अगर ये इमेच्योर रहा तो ये बोलेगा क्या करेगा, इमेच्योर है ना तू, वहां जाके क्या करेगा, तो इसको यहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके वजह से आपका ये आरबीसी ब्लड के अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो अगर ब्लड के अंदर आरबीसी कम हो गया, इसका मतलब क्या है, आपका ब्लड कम हो गया, दैट इज एनीमिया कॉज हो जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है, तो जब अब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये कहां चला जाएगा, आपके
ब्लड के अंदर। क्लियर है? तो आपके ब्लड के अंदर क्या पहुंच गया? आरबीसी। क्लियर है? दिस इज द आरबीसी विच इज इन योर ब्लड। क्लियर है? अब देखो हम लोग ने बनाना तो सीख लिया, ये मिटा दो ऊपर का, किसी को नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को ले ले। ओके चलो कुछ और बातें बताता हूं। होता क्या है देखो, ध्यान से सुनेंगे। होता क्या है, अब आपका आरबीसी बन गया आज, सही है, लेकिन बच्चों आरबीसी का जो साइज है ना वो थोड़ा सा बड़ा है यार, ठीक है, आरबीसी जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो जब आरबीसी चलता है, जब आरबीसी किसी कैपिलरी में घुसता है, तो वो हमेशा उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा लड़ता रहता है, जिसके वजह से उसके जो बाहर बाहर के जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे टूटने लगती है। समझ रहे हैं? धीरे धीरे क्या होने लगती है? टूटने लगती है। और 120 दिन बाद, 120 दिन बाद जब आपका आरबीसी एक ऑर्गन में घुसता है, जिस ऑर्गन का नाम है बच्चों स्प्लीन, स्प्लीन नामक एक ऑर्गन है बच्चों, ठीक है, स्प्लीन नामक एक ऑर्गन है, जिस ऑर्गन में जब आपका आरबीसी घुसता है, अब इसके अंदर होगा क्या? देखो ऑर्गन है तो सिंपल सी बात है, जब यहां से आरबीसी एंटर करेगा तो सबसे पहले क्या होगा? आपका बड़ी वेसल होगी, ठीक है, फिर ये आगे चल के छोटे छोटे कैपिलरीज में टूट जाएगी, छोटे छोटे कैपिलरीज में टूट जाएगी। अब स्प्लीन की कैपिलरी बहुत ही छोटी पतली होती है, समझ रहे हो, बहुत ही पतली होती है। तो इसके अंदर होता क्या है, एक्चुअल में जो आपका आरबीसी है वो पूरी तरीके से टूट जाता है 120 दिन के बाद, समझ रहे हो। तो 120 दिन के बाद आपका आरबीसी इस स्प्लीन नामक ऑर्गन में जाने के बाद पूरी तरीके से क्या हो जाता है? टूट जाता है, चुकनाचूर हो जाता है, समझ रहे हो। तो यहां पे आपका आरबीसी था जो पूरी तरीके से क्या हो गया? टूट गया, किसके अंदर? स्प्लीन के अंदर जाके। दैट्स व्हाई स्प्लीन को हम लोग कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब क्या? कि आपके आरबीसी की मौत कहां पे होती है? इस स्प्लीन के अंदर, समझ रहे हो, आरबीसी की मौत कहां पे होती है? स्प्लीन के अंदर। क्लियर है? तो स्प्लीन का काम क्या है? स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड समझते हो ना, जहां पे मुर्दा लोगों को गाड़ा जाता है, सही है, क्रिश्चियन कल्चर में, या फिर हम लोग कह सकते हैं और बाकी के जो कल्चर में, हमारे कल्चर हिंदू कल्चर में तो क्या होता है, चीजों को, लोगों को जलाया जाता है ना, ठीक है, समाधि दी जाती है। लेकिन हमारे नॉर्मल दूसरे कल्चर में क्या होता है? ग्रेवयार्ड बनाया जाता है, लोगों को दफन कर दिया जाता है जमीन के अंदर, सही बात है। तो इसीलिए हम लोग इसको भी कहते हैं, स्प्लीन को भी कहते हैं, इट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर है? अब होता क्या देखो, सिर्फ स्प्लीन आरबीसी को तबाह कर रहा है क्या? नहीं, यहां से ये जो आपका ब्लड वेसल है जब निकलेगा तो इसके अंदर आपको डेड बॉडी मिलेगी, आपको आरबीसी के से डेड बॉडी मिलेगी, सही है, जो आपका आरबीसी टूट चुका है उसकी डेड बॉडी मिलेगी। अब ये जो ब्लड है ये डायरेक्टली आपके हार्ट में नहीं जाएगा, ये जो ब्लड है बच्चों ये डायरेक्टली आपके हार्ट में नहीं जाएगा। अब यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं यहां से घुमा के बना रहा हूं, ये जाएगा बच्चों लिवर के अंदर, इसके अंदर जाएगा लिवर के अंदर, मान लो दिस इज द लिवर। अब ये एंटर करेगा, ये ब्लड वेसल एंटर करेगी यहाँ पे लिवर के अंदर, सही बात है, समझ में आ रही बात, ठीक है। ये कहां पे एंटर करेगा? लिवर के अंदर। अब इस लिवर के अंदर बच्चों कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, देयर आर सम फैगोसाइगोटिक सेल, यहाँ पे कुछ ऐसे फैगोसाइगोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैफर सेल, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कैफर सेल, ठीक है, कैफर सेल प्रेजेंट होते कहां पे? आपके लिवर के अंदर प्रेजेंट होते। दीज आर द फैगोसाइटोटिक सेल, फैगोसाइटोटिक सेल मतलब, फैगोसाइटोटिक सेल मतलब क्या? जो सेल को खाए, जो सेल को खा जाए, समझ रहे हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर द फैगोसाइट्स। तो फैगोसाइट्स वो सेल होते हैं जो दूसरे सेल को खाते हैं। तो ये सेल्स क्या करेंगे? जितने भी डेड बॉडी आई है आरबीसी की उन सबको खा जाएंगे, समझ रहे हो, उन सबको क्या कर जाएंगे? ये चबा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे, समझ रहे हो। तो दैट्स व्हाई आपके स्प्लीन और लिवर मिलके, दिस इज द लिवर, तो आपका स्प्लीन और लिवर मिलके क्या करता है? आरबीसी को मार देता है। कितने दिन बाद? 120 दिन बाद, समझ रहे हो, कितने दिन बाद? 120 दिन बाद। इससे हम लोग क्या पता चलता है कि जो आरबीसी की लाइफ है वो कितने दिन की है? 120 दिन की है। मतलब हर 120 दिन में आपकी बॉडी में नया नया आरबीसी बनता है। अब ऐसा होगा क्या कि आज मान लो आरबीसी बना, आज मेरे बॉडी में पूरा आरबीसी का, पूरे दिन आरबीसी का प्रोडक्शन हुआ, तो अब प्रोडक्शन बंद, कल से प्रोडक्शन बंद, अब वो प्रोडक्शन सीधा 120 दिन बाद शुरू होगा, ऐसा नहीं। थोड़ा आरबीसी आज बना होगा तो वो 120 दिन बाद डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, सही बात है। लेकिन मान लो कल जो आरबीसी बना, आज भी कुछ आरबीसी बना, कल भी कुछ आरबीसी बना, परसों भी कुछ आरबीसी बना, तो आज वाला आरबीसी 120 दिन बाद डिस्ट्रॉय होगा, दूसरे दिन वाला आरबीसी 121 दिन बाद डिस्ट्रॉय होगा, समझ रहे हो। हर दिन आरबीसी बन रहा है और हर दिन आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है आपके बॉडी में, समझ रहे हो, क्योंकि हर दिन थोड़ा थोड़ा आरबीसी बनता है और थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय होता है। जिसकी जिसकी अपनी जिंदगी कंप्लीट होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है।
समझ लो। तो ये आपका पूरा का पूरा साइकिल था। आई नो मैंने थोड़ा सा खिचपिच मचा दिया है, बट आप लोग समझ जाओगे अगर आप लोग लेक्चर को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो? ले लो, ले लिया? चलो आ जाओ, कुछ चीजें पढ़ लेते हैं बच्चों जो मैंने लिख के लाया है। ठीक है, देखो क्या क्या लिखा है मैंने। इट इज अ रेड कलर, मैंने अभी आप लोगों को बताया ये कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट की वजह से ये आपको रेड कलर का देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? इट इज अ सर्कुलर, ठीक है, अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा सर्कुलर ही देखने के लिए मिलेगा, बट अगर आप इसका साइड व्यू देखोगे सो इट इज अ बायकॉन्केव इन शेप। सो इट इज अ बायकॉन्केव इन शेप एंड इट इज अ इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। सही है? कैमल्स के अंदर होता है, गेस कैमल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है उनके आरबीसी में, बट हमारे में नहीं होता। सही है? फिर अगर मैं बात करूं मेल्स में कितना होता है, देखो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था, ये मेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 5.1 से 5.8 मिलियन पर एमएम क्यूब एंड फीमेल्स के अंदर कितना होता है 4.2 से लेके 5.2 मिलियन एमएम क्यूब। क्लियर है? ये आप लोग को समझ में आ रहा है? अच्छा, ये दो कंडीशन दी हुई है। अगर आपके बॉडी में आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाए, अगर आपके बॉडी में आरबीसी का नंबर बच्चों इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, उससे हम लोग कहेंगे दैट इज पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया। तो ये पॉलीसाइथेमिया एक कंडीशन है जहां पे आपके बॉडी के अंदर आरबीसी का नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब अगर आप लोग ऐसे जगह पे जाओगे, मतलब अगर आप लोग हिल स्टेशन पे जाओगे, हिल स्टेशन समझ लो पहाड़ के ऊपर ऊपर अगर आप जाओगे तो वहां पे जो लोग रहते हैं ना बच्चों, उनके अंदर नेचुरली आरबीसी के नंबर ज्यादा होते हैं। जो लोग पहाड़ पे रहते हैं, ऊंची ऊंची जगह पे रहते हैं, उनके बॉडी में आरबीसी के नंबर पहले से ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? देखो, जब आप हाइट पे जाते हो, ज्यादा हाइट पे जाते हो, तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है। सुना होगा ना आप लोग ने कि जैसे अगर कोई अगर आप एरोप्लेन में भी सफर करते हो, ठीक है, प्लेन में जाते हो, तो वहां पे बोलते हैं कि आपको ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर हवा का दबाव ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। सही है? तो आपको मास्क लगाना पड़ता है। तो जब भी आप ज्यादा हाइट पे जाते हो तो वहां पे ऑक्सीजन का नंबर क्या, ऑक्सीजन का जो वैल्यू है, जो नंबर है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। अब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन तो चाहिए ना, दैट्स वाई हमारा बॉडी क्या करता है, ब्लड के अंदर आरबीसी का काउंट बढ़ा देता है। अगर जितने ज्यादा आरबीसी होंगे, जितने ज्यादा आरबीसी होंगे वो उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन ट्रैप कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? मान लो नॉर्मल कंडीशन में 80% ट्रैप होता था, तो मैंने और आरबीसी बढ़ा दिया और 99% ट्रैप होने लगा। ऑक्सीजन उतना ही है पर हम ट्रैप ज्यादा कर पा रहे, जिसकी वजह से बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। समझ लो? इसीलिए जो नॉर्मली इंसान नॉर्मल जगह पे रहता है और वो कभी हिल स्टेशन पे जाएगा तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसको चक्कर वक्कर भी आ जाते हैं कभी कभी, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वहां पे लेवल कम होता है। सही है? तो लेकिन अगर ज्यादा आरबीसी बढ़ गया, समझ लो, तो एक कंडीशन हो जाती है बच्चे, एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलीसाइथेमिया। क्लियर है? अगर नंबर कम हो गया तो, डिक्रीज हो गया तो दैट इज इरिथ्रोसाइटोपेनिया। इरिथ्रोसाइटोपेनिया नाम की बीमारी हो जाएगी। पता होना चाहिए आप लोग को। ठीक है? लाइफ स्पैन कितनी आरबीसी की, अभी मैंने आप लोगों को बताया 120 दिन की। 120 दिन की आपकी लाइफ स्पैन है आपके आरबीसी सेल्स की। क्लियर है? समझ में आ गया? बढ़े आगे, लेट्स जंप टू डब्ल्यूबीसी बच्चों। ठीक है? डब्ल्यूबीसी की बात करें, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं हम लोग इन्हें प्यार से। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये क्या होते हैं, दीज आर द कलरलेस। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। एक्चुअल में व्हाइट ब्लड सेल व्हाइट कलर के नहीं होते, ये कलरलेस होते हैं। तो बायोलॉजी में जो भी चीज कलरलेस है उसे व्हाइट कह दिया जाता है। सो इट है व्हाइट ब्लड सेल, इट इज अ न्यूक्लिएटेड बच्चों। ठीक है? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस हैं। कहीं पे हेडफोन शेप का न्यूक्लियस है, कहीं पे किडनी शेप का न्यूक्लियस है, किसी किसी के पास 4-4, 5-5 न्यूक्लियस है, 4-4, 5-5 लोब है न्यूक्लियस में। समझ रहे हो? किसी के बॉडी में, किसी के सेल में 80% सेल उसका न्यूक्लियस से भरा पड़ा है। समझ रहे हो? तो बहुत ही अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे डब्ल्यूबीसी के अंदर। एंड इट इज एमीबॉइड सेल। एमीबॉइड सेल मतलब क्या, एमीबा देखा होगा आप लोग ने। एमीबा क्या करता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, देखा होगा ना आप लोग ने। एमीबा क्या करता है बच्चों, मूवमेंट करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायपेडेसिस। डायपेडेसिस, डायपेडेसिस मतलब क्या, मान लो ऐसे ऐसे से मूव करेगा, वो ऐसे से मूव करेगा। सही है? इट इज अ डायपेडेसिस मूवमेंट। और आपके डब्ल्यूबीसी भी एमीबॉइडल शेप के होते हैं, एमीबॉइडल सेल्स के बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द डायपेडेसिस मूवमेंट। दैट्स व्हाई वो हमारे सेल के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं, वो कहीं भी यहां से वहां ट्रैवल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस फीचर। फिर मैंने आपको बताया था, देखो ये काउंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, कितने होते हैं, 5000 से लेके 11000 mm तक। सही है? दो कंडीशन है, अगर ज्यादा हो गया आपके बॉडी में कम हो गया डब्ल्यूबीसी तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूकोपेनिया। देखो ल्यूकोपेनिया वर्ड, पेनिया का मतलब ही होता है कम। ठीक है? यहां पे देखो, यहां पे मैंने आपको बताया था, कहां गया, देखो, डिक्रीज इन आरबीसी। इरिथ्रोसाइटो, इरिथ्रोसाइटो मतलब क्या, इरिथ्रोसाइटो मतलब क्या, इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, ये
और पेनिया का मतलब होता है डिक्रीज, कम। तो जब आरबीसी के नंबर कम हो जाएंगे तो इरिथ्रोसाइटोपेनिया हो जाएगा। सिमिलरली डब्ल्यूबीसी मतलब क्या, ल्यूकोसाइट्स। तो जब ल्यूकोसाइट्स के नंबर कम हो जाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूकोपेनिया। सही बात है। वहीं अगर इंक्रीज हो गया नंबर तो क्या होगा, दैट इज ल्यूकोसाइटोसिस। वहां पे भी वैसी था साइटोसिस, यहां पे भी यही है, दैट इज साइटोसिस। क्लियर है, क्लियर है, ये दो चीजें क्लियर हो गई, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ये तो आपकी बेसिक बेसिक बात थी। अब हम लोग को ये पढ़ना है बच्चों कि एक्चुअल टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, एक्चुअल टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। सही है। अब देखो डब्ल्यूबीसी तो हमको दिखते नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं डब्ल्यूबीसी तो हमको दिखते नहीं है, कलरलेस होते। तो एक्चुअली में डब्ल्यूबीसी के अंदर बच्चों कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ग्रेन्यूल्स मतलब क्या, कुछ छोटे छोटे प्रोटीन से बने हुए, आरएनए से बने हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होते हैं आपके सेल्स के अंदर, दैट इज उन्हें ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो जिन भी डब्ल्यूबीसी के पास ग्रेन्यूल्स है उन्हें ग्रेन्यूलोसाइट कहेंगे, और जिनके पास भी ग्रेन्यूल्स नहीं है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ए ग्रेन्यूलोसाइट। समझ में आई मैंने बात, क्या मैंने बोला, जिनके मैंने आपको बताया कि कुछ डब्ल्यूबीसी के पास बच्चों ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जिनके पास प्रेजेंट होंगे वो ग्रेन्यूलोसाइट, और जिनके पास प्रेजेंट नहीं होंगे वो ए ग्रेन्यूलोसाइट। क्लियर है। तो अगर मैं डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की बात करूं तो दो प्रकार हो गया, दो टाइप्स हो गए। सही बात है, दो टाइप्स हो गए। सबसे पहला क्या है, ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट मतलब जिसके पास क्या प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जिसके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है वो आपका ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। यहां तक बातें क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है, कोई नहीं होगा ना, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई है कि जिनके पास भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है दीज आर द ग्रेन्यूलोसाइट्स, एंड जिनके पास भी ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्लियर है। अच्छा, ग्रेन्यूलोसाइट्स को बच्चों, ग्रेन्यूलोसाइट्स को पॉलीमॉर्फो ल्यूकोसाइटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फो क्या नाम है, देखो ध्यान से सुनेंगे, इनका एक और नाम है पॉलीमॉर्फो। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, पॉलीमॉर्फो। ठीक है, न्यूक्लियस, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस एंड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्लियर है। इसे शॉर्ट फॉर्म में PMNL भी कहते हैं। सही बात है ना, PMNL भी होता है, या फिर PMN भी बोल सकते हो, या फिर PMNL भी बोल सकते हो, चलेगा, PMN भी बोल सकते हो। क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से सुनो। पॉलीमॉर्फो, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। इस पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। मॉर्फो मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी आप लोगों को पता है, किसी का भी अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करोगे, किसी को भी आप बाहर से स्टडी करोगे तो इसका मतलब आप मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हो। सही है। तो पॉलीमॉर्फो मतलब क्या, बहुत सारे मॉर्फोलॉजी वाले, मतलब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जैसे दिखने वाले न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इनके पास अलग अलग जैसे दिखने वाले न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। किसके पास, आपके ग्रेन्युलोसाइट्स के पास। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि इनके पास अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। किसी का हेडफोन शेप का होगा, किसी का बच्चों किडनी शेप का होगा। सही, अलग अलग प्रकार के शेप होते हैं। तो दैट्स वाई ये नाम इनको दिया गया है पॉलीमॉर्फो। मॉर्फो मतलब दिखने वाले, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर जैसे न्यूक्लियस इन ल्यूकोसाइट्स के पास प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई दीज आर द, समझ में आई बात, ठीक है, दैट्स वाई दीज आर द पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों ग्रेनुलोसाइट की। आ जाओ, ग्रेनुलोसाइट क्लियर है, ग्रेनुलोसाइट को ही पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट लिखो या नहीं लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, समझ में आई बात, ल्यूकोसाइट। अब बच्चों ये भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ध्यान से सुनेंगे मैं क्या क्या बताने जा रहा हूं। देखो, दीज आर द कलरलेस सेल्स, मानते हो कि नहीं, डब्ल्यूबीसी जितने भी हो सारे के सारे कलरलेस है। तो हमें अगर डब्ल्यूबीसी को देखना है तो हमें उनको स्ट्रेन करना पड़ेगा। स्ट्रेन मतलब क्या, उनके ऊपर कोई कलर डालना पड़ेगा। सही है, अगर आप कोई कलर डालोगे तो वो हमको किसी दूसरे कलर में दिखने लगते हैं। ठीक है, जैसे कुछ आपके
ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें अगर आप एसिड डालोगे, एसिड डाई डालोगे, डाई समझते हो ना, डाई मतलब कुछ कलर्स होते हैं, तो अगर आप उसके ऊपर एसिड डाई डालोगे, सही है, तो वो आपको ऑरेंज कलर में उसके ग्रेन्यूल्स दिखने लगते हैं, उसमें उसके अंदर जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं ना बच्चों, वो ऑरेंज कलर के दिखने लगते हैं, सही है। ऐसे ग्रेन्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे, या तो आप उसे एसिडोफिल कह लो, या तो आप उसे इओसिनोफिल कह लो। फिर कुछ बेस डाई से ये होते हैं, स्ट्रेन होते हैं, फिर कुछ बेस से भी हो जाते हैं, एसिड से भी हो जाते हैं। तो उसके ऊपर आपके 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला क्या है, जो एसिड से स्ट्रेन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं बच्चों एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स कह लो, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों इओसिनोफिल्स। अच्छा, इओसिन क्या है? इओसिन एक एसिडिक डाई है, इओसिन नाम का एक एसिडिक डाई है। तो अगर आप इन WBCs को अगर आप एसिडिक डाई से डाई करोगे तो वो आपको कैसे दिखेंगे? दीज आर द सेल, और आपको उसके अंदर ऑरेंज कलर के ग्रेन्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, इनके अंदर आपको ऑरेंज कलर के ग्रेन्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं इनके न्यूक्लियस की शेप की बात करूं तो बच्चों इनका जो न्यूक्लियस का शेप है वो कुछ हेडफोन शेप का होता है। हेडफोन देखियो, कुछ ऐसे शेप का होता है, ऐसे कुछ ऐसे शेप का इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कुछ हेडफोन शेप का। क्लियर है? सो दीज आर द एसिडोफिल्स, या फिर आप कह लो दिस आर द इओसिनोफिल। इओसिन क्या होता है? मैंने आपको बताया, इओसिन इज अ एसिडिक डाई। अच्छा, फिल मतलब क्या होता है? फिल्स मतलब बच्चों जो किसी चीज से प्यार करे, सही है। फिल्स मतलब क्या? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक हाइड्रोफिलिक मतलब क्या? जो पानी से प्यार करता है, और हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? जो पानी से प्यार नहीं करता। समझ में आ रही बात? तो ये एसिडिक डाई से प्यार करते हैं, इसीलिए एसिडिक डाई पे हमको दिखते हैं। अगर आप इस पे बेसिक डाई डालो तो ये नहीं दिखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ किस में दिखेंगे आपको? एसिडिक डाई पे। और क्या दिखेगा? इसके अंदर के ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, बिकॉज दीज आर ग्रेन्यूलोसाइट। सही है। कुछ बच्चों बेसिक डाई से भी स्ट्रेन हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग बेजोफिल कहते हैं, बेजोफिल्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप बेजोफिल्स को बेसिक डाई से स्ट्रेन करोगे तो कैसे दिखेंगे ये? मान लो दीज आर द सेल्स, ठीक है। तो ये आपको इसके ऊपर ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के, मतलब ब्लू ब्लू कलर के आपको इसके ग्रेनुलोसाइट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसके ग्रेनुलोसाइट देखने के लिए मिलेंगे। और अगर मैं इसके न्यूक्लियस की बात करूं तो उसका न्यूक्लियस ऐसा कुछ ऐसा किडनी शेप का होता है, ऐसा, समझ रहे हो? कुछ ऐसे शेप का इसका न्यूक्लियस हम लोग को देखने के लिए मिलता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये 2 चीजें तो आप लोगों ने समझ ली। एक है आपका एसिडोफिल, या फिर आप इओसिनोफिल कह लो, जो एसिडिक डाई से स्ट्रेन होता है, और एक आपका है बेजोफिल, जो बेसिक डाई से स्ट्रेन होता है, जिसको बेसिक डाई पसंद है। सही बात है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, हमारे पास ऐसा भी WBC है जो एसिडिक से भी स्ट्रेन हो जाता है और बेसिक से भी स्ट्रेन हो जाता है। अगर आप उसके ऊपर इओसिनोफिल डालो तो आपको ऑरेंज कलर के ग्रेन्यूल्स देखने मिलेंगे। अगर आप उसके ऊपर बेस डालो तो आपको लोग को ब्लू ब्लू कलर के और ग्रेन्स देखने के लिए मिलेंगे। समझ रहे हो? तो मतलब ये एक ऐसा डाई है जो दोनों से स्ट्रेन हो जाता है। तो उसका नाम क्या रखे? एसिडोबेसोफिल? नहीं, इसका नाम रखा है बच्चों न्यूट्रोफिल। भैया तो न्यूट्रल है, तेरा नाम क्या रख दिया गया है? न्यूट्रोफिल्स। इनका नाम क्या रख दिया गया है बच्चों? न्यूट्रोफिल्स। समझ में आई बात? तो अगर आप न्यूट्रोफिल्स को देखोगे, मान लो दिस इज द न्यूट्रोफिल्स, तो अगर आप न्यूट्रोफिल्स को देखोगे तो इनके ऊपर कुछ ऑरेंज कलर के भी ग्रेन्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, और इनके ऊपर आपको कुछ ब्लू कलर के भी ग्रेन्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों से डाई हो सकते हैं। सही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इनके न्यूक्लियस की, तो इनका न्यूक्लियस अलग अलग स्टेज पे, मतलब अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज पे अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाता है। मतलब जब ये एकदम छोटे, अगर आप एकदम छोटे रहोगे तो इसके अंदर 3 लोब होते हैं, ऐसे 3 लोब होते हैं। अगर आप और बड़े होगे तो इसके अंदर 4 लोब हो जाते हैं, इसके अंदर 5 लोब भी हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो इसका अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग लोब इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। किसके अंदर? आपके न्यूट्रोफिल्स के अंदर। दैट्स व्हाई बच्चों इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज दीज आर द पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट। समझ रहे हो? पॉलीमॉर्फो मतलब क्या? अलग अलग मॉर्फोलॉजी हम लोग को न्यूक्लियस की देखने के लिए मिलती है अलग अलग स्टेट पे। समझ रहे हो? तो अलग अलग न्यूक्लियस आप लोग को देखने के लिए मिल रहे हैं। समझ में आई बात? अच्छा, आपके WBC में सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होता है? सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है आपके न्यूट्रोफिल्स। कितने? ऑलमोस्ट 60 to 70%, 60 से लेकर 70% सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और सबसे ज्यादा बहादुर भी न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं बच्चों। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कहानी बताऊंगा, तो जब भी आपके बॉडी में कोई भी मान लो कट लग गया और आपके बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया घुस गया,
तो सबसे पहले लड़ने के लिए कौन जाता है? न्यूट्रोफिल्स जाते हैं। सही है, सबसे पहले लड़ने के लिए कौन जाते हैं? न्यूट्रोफिल्स जाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा मौत भी न्यूट्रोफिल्स की ही होती है। वायरस की भी मौत होती है, बैक्टीरिया की भी मौत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मरते कौन है? न्यूट्रोफिल्स मरते हैं। सही है। कभी भी देखो, अगर आपको चोट लगी हो तो वहां पे थोड़े टाइम बाद वहां पे चीजें सूज जाती है, वो सूज जाता है एरिया। सही है। और वहां पे व्हाइट कलर का पस निकलता है, देखा होगा ना आप लोगों ने, व्हाइट कलर का पस। वो पस क्या है? दैट इज द डेड बॉडी ऑफ दिस न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल्स की डेड बॉडी है, जो न्यूट्रोफिल्स उस वॉर में शहीद हो गए थे। ठीक है, शहीद वर्ड यूज करना ज्यादा अच्छा है। तो जो न्यूट्रोफिल्स हमारे लिए बैक्टीरिया से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, उनकी डेड बॉडीज है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ आएगा फंक्शन। अगर मैं बात करूं बच्चों एसिडोफिल के फंक्शन की, एसिडोफिल का फंक्शन क्या है? हमारे ब्लड में ठीक है बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लो अगर आपके ब्लड के अंदर कोई भी इंफेक्शन हो गया है, ठीक है, तो ब्लड का इंफेक्शन उस टाइम पे ये रिलीज होंगे। बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल कब रिलीज होंगे? अगर आपके बॉडी में कोई पैरासाइट घुस गया। पैरासाइट समझते हो ना, जैसे आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा किंगडम एनिमेलिया में एस्केरिस हमारे इंटेस्टाइन में आके घुस जाता है, तो उस टाइम पे आपका बेसोफिल रिलीज होते हैं और वो बेसोफिल जाके उसको भगाने का काम करते हैं। क्लियर है? समझ में आनी बात? तो दीज आर द ग्रेन्युलोसाइट। ये हो गई ग्रेन्युलोसाइट्स की बातें। अब आ जाओ बच्चों ए ग्रेन्युलोसाइट की भी बात कर लेते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स की भी बात कर लेते हैं। अब ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब क्या? ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब ऐसे सेल्स बच्चों जिनके ऊपर आप कोई भी स्ट्रेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं स्ट्रेन कर सकते? क्योंकि इनके पास ग्रेन्यूल ही नहीं प्रेजेंट है। तो जब ग्रेन्यूल है ही नहीं तो स्ट्रेन कैसे करोगे? सही है। तो इनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट है। समझ रहे हो? तो दो प्रकार के ए ग्रेन्युलोसाइट हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेंगे। एक है आपका दैट इज ल्यूकोसाइट। ध्यान से एक सेकेंड, ल्यूकोसाइट नहीं, ल्यूकोसाइट तो आपके WBC है ना, लिम्फोसाइट। सॉरी, एक है आपकी लिम्फोसाइट, ठीक है, और दूसरे हैं आपके मोनोसाइट्स। क्लियर है? समझ में आई बात? दूसरे क्या हैं आपके? मोनोसाइट्स। ठीक है। अगर मैं मोनोसाइट्स की बात करूं तो मोनोसाइट्स का जो सेल का शेप है, ठीक है, मोनोसाइट्स का जो, एक तो पहली बात, मोनोसाइट्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े इन शेप होते हैं। और अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुस गया तो इनका साइज और बड़ा हो जाता है भैया। ये फैगोसाइट सेल है, ठीक है, ये और बड़े सेल्स बन जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर मैं इसके सेल्स की बात करूं तो मान लो ऐसा इनका सेल है, तो इनके बॉडी के अंदर किडनी शेप का ऐसा बड़ा सा किडनी शेप का न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है, कुछ इस तरीके का। समझ रहे हो? बड़ा सा किडनी शेप का न्यूक्लियस इनके अंदर देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? एंड दीज आर द फैगोसाइटिक सेल्स। समझ में आई बात? ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं लिम्फोसाइट्स की, समझ रहे हो, लिम्फोसाइट्स की बात करूं तो दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स हैं। एक आपके बी लिम्फोसाइट्स, एक है आपके टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, एक है आपके बी लिम्फोसाइट्स एंड अनदर वन इज टी लिम्फोसाइट। दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं बी लिम्फोसाइट्स की, तो बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन क्या होता है? सारे सेल्स का फॉर्मेशन आपके रेड बोन मैरो में ही होगा। तो बी लिम्फोसाइट्स भी आपके रेड बोन मैरो में ही बनेंगे। सही है, ये भी आपके रेड बोन मैरो में ही बनेंगे। तो मान लो दिस इज योर रेड बोन मैरो, उसके अंदर आपके बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ और इनका मैच्योरेशन भी रेड बोन मैरो में ही होगा। सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं टी लिम्फोसाइट्स की, तो टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन तो रेड बोन मैरो में होगा, लेकिन इनका मैच्योरेशन होता है बच्चों थाइमस में। थाइमस नामक ऑर्गन में इनका क्या होता है? मैच्योरेशन। क्लियर है? समझ में आई बात? सो दीज आर द ए ग्रेनुलोसाइट। सही है। मोनोसाइट्स की बात मैंने बता दी। मोनोसाइट्स ऐसे सेल हैं दो फैगोसाइकोटिक होते हैं। फैगोसाइकोटिक मतलब क्या? जब अगर आपके बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर करेगा तो उसके पीछे पीछे भागेंगे। समझ रहे हो? अपना साइज एकदम बड़ा सा कर देंगे और उसको खा जाएंगे। समझ में आ रही है? उनको डिकम्पोज कर देते हैं। दूसरे सेल्स को खाने वाले सेल्स को हम लोग फैगोसाइकोटिक सेल्स बोलते हैं। क्लियर है? सो दीज आर द ए ग्रेनुलोसाइट। तो समझ में आ गया WBC दो प्रकार के हैं। एक आपके ग्रेनुलोसाइट जिनके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे, एक आपके ए ग्रेनुलोसाइट जिसके पास ग्रेनुल्स नहीं है। सही है। आपके जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो तीन प्रकार के हैं। तीन प्रकार के मैंने आप लोगों को बताया। जो ऐसे ग्रेनुल्स जो एसिड डाई से स्ट्रेन हो जाएंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडोफिल्स या फिर इओसिनोफिल। जो बेस डाई से स्ट्रेन होंगे दीज आर द बेसोफिल्स। एंड जो दोनों डाई से स्ट्रेन हो जाते हैं एसिड से भी और बेस से भी, दीज आर द न्यूट्रोफिल्स। सही है। न्यूट्रोफिल्स की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है आपके बॉडी में, मैंने आपको बताया। सही है। फिर अगर ए ग्रेनुलोसाइट की बात करूं तो
आपके लिम्फोसाइट्स और एक आपके मोनोसाइट्स। क्लियर है? दो प्रकार के आपके ए ग्रेनुलोसाइट। क्लियर है? समझ में आ गया WBCs। लास्ट है आपका बच्चों प्लेटलेट्स। अगर मैं अच्छा फॉर्मेशन की बात हम लोग करेंगे, फॉर्मेशन की बात मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताई दी है। लास्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों प्लेटलेट्स की। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है आपके बुक में। दीज आर द फ्रेगमेंट्स। एक तो पहली बात, जो प्लेटलेट्स हैं वो खुद कोई सेल नहीं है। ठीक है, खुद कभी कोई सेल नहीं है, ये सेल्स के टुकड़े हैं। जब भी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ना, आरबीसी के अंदर जब भी आपके इस प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे एक बड़ा सा सेल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेगा कार्योसाइट। मेगा कार्योसाइट नाम का एक बड़ा सा सेल बनता है और वो सेल आगे चल के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। समझ रहे हो? तो वो टुकड़े आगे चल के आपके प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट कहलाते हैं। समझ रहे हो? कितने होते हैं मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था, कितने होते हैं इनका काउंट 2.5 से लेके 1.5 लाख पर mm क्यूब। एक mm क्यूब ब्लड में आपके 2.5 से लेके 4.5 लाख आपके प्लेटलेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है? फिर अगर मैं बात करूं कैसा स्ट्रक्चर होता है, दीज आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ओवल शेप के होते हैं भैया, बहुत ही छोटे छोटे, एंड दे आर विदाउट न्यूक्लियस। अब सेल ही नहीं है, एक कंप्लीट सेल ही नहीं है तो उसके अंदर न्यूक्लियस किस बात का भाई? सही है? इनका जो मेन फंक्शन होता है ना बच्चों, वो होता है ब्लड क्लॉटिंग का। ठीक है, ब्लड को क्लॉट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं आपके थ्रोम्बोसाइट। एक थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन बनता है, वो आगे चल के कन्वर्ट होता है एक फाइबर में, दैट इज आपके प्लेटलेट्स की मदद से। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें मैं आप लोग को ब्लड क्लॉटिंग में एक पूरा का पूरा टॉपिक है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में। सही है? सो आई होप आप लोग को जितने भी ब्लड के सेल्स हैं, आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे डिटेल में। क्लियर है? सही है? सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो सारी की सारी चीज समझ में आई होंगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सही है? चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि जितने भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पे मिलती रहेंगी। क्लियर है? सही है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में और भी चीजें डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।